हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंकज चान्ना फ्रॉम व्योम टैक्स। आज हम जानेंगे कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसके ऊपर जो हमें टीडीएस काटना होता है वो हम कैसे जमा करा सकते हैं। जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो हमें उसके ऊपर 1% टीडीएस काटना होता है। आज हम जानते हैं हम इसको कैसे जमा करा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, यानी कि incometax.gov.in। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन करने के बाद हमें फिर यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगी ई फाइल के अंदर हमें जाना है ई पे टैक्स पे। ई पे टैक्स के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं। पहली आ रही है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 पुराना हो चुका है, अब हमारा करंट इनकम टैक्स एक्ट है 2025। तो हम क्लिक करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी न्यू पेमेंट की। तो न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टैक्स पेमेंट्स की ऑप्शंस आ रही हैं। तो हमें यहाँ पे जाना है फॉर्म 141 पे। यहाँ पे जाके हम करेंगे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक आ रही है कॉर्पोरेट डिडक्टिव, एक नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव। कॉर्पोरेट डिडक्टिव वो होते हैं जैसे कि कंपनीज, और नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव अदर देन कंपनीज। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा डिडक्टिव नॉन कॉर्पोरेट है, यानी कि एक इंडिविजुअल है। तो हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे विंडो खुल जाएगी। इसमें अब आ जाएगा कि हमने कौन से पीरियड के लिए टैक्स जमा कराना है। जैसे कि हमारा टैक्स ईयर है 26-27। उसके बाद कौन से महीने में हमने टीडीएस काटा, यानी कि जिस महीने में हमने प्रॉपर्टी परचेज़ किया तो वो मंथ आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि हम मान के चलते हैं यहाँ पे जुलाई 2026। उसके बाद आ जाएगा ट्रांजैक्शन। इसमें जाके हमें सेलेक्ट करना है शेड्यूल बी पे। शेड्यूल बी पे क्लिक करने के बाद करेंगे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब ये नई ऑप्शन खुल गई। इसमें अब हमें जाके देखना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि हम कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने परचेज़ की है उस पे हम टीडीएस जमा कराएंगे। वो प्रॉपर्टी लैंड है या बिल्डिंग है। बिल्डिंग यानी कि अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस है या कोई बनी हुई बिल्डिंग है लैंड के ऊपर तो हम बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे। और अगर हमने कोई लैंड परचेज़ की है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पे कोई टीडीएस नहीं होता। तो हम मान के चलते हैं कि हमने एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज़ किया तो हम क्लिक करेंगे बिल्डिंग। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, यानी कि ये एड्रेस जो प्रॉपर्टी हमने परचेज़ की है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसका एड्रेस डालना है। इस पर हम आगे एड्रेस डालेंगे। जैसे हम मान के चलते हैं कोई भी हम एड्रेस डाल देते हैं इस पर। इसके बाद हम डालेंगे पिन कोड डालने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे उसका पोस्ट ऑफिस एरिया डालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि जो डेट ऑफ सेल ऑफ एग्रीमेंट है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। हम मान के चलते हैं कि हमारी 31 जुलाई को हमने एग्रीमेंट टू सेल किया है। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ़ अवेलेबल। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपने प्रॉपर्टी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन है, जैसे कोई सरकार से आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें ये मेंशन करना होता है। हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद डालेंगे टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं उसकी एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, यानी कि जितनी वैल्यू पे हमें उसकी रजिस्ट्री करानी होती है। तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब मान के चलते हैं यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख और हमने प्रॉपर्टी परचेज़ की है 60 लाख। तो जो दोनों में से ज़्यादा होगा हमें उसके ऊपर टीडीएस काटना है। इसके बाद ऑप्शन आती है कि हमने जो प्रॉपर्टी परचेज़ की है वो उसकी पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट में करनी है या लमसम करनी है। इंस्टॉलमेंट में जैसा कि अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन लिंक प्रॉपर्टी हम परचेज़ करते हैं तो उस केस में हमें पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में करनी होती हैं। तो हम यहाँ इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से हम उस पर इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग टीडीएस पे करते हैं। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमने पेमेंट सारी एक ही बार में करनी है तो हम लमसम पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि डिटेल ऑफ बायर्स। अब डिटेल ऑफ ऑल बायर्स आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस देयर आर मोर देन वन बायर ईच बायर मस्ट फाइल ए सेपरेट फॉर्म फॉर देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें एक से ज़्यादा बायर हैं तो हमने हर बायर के लिए ये फॉर्म सेपरेटली फाइल करना है। बट अगर एक से ज़्यादा बायर हैं तो हमें यहाँ पे उसकी डिटेल ज़रूर ऐड करनी है और उसका शेयर भी ऐड करना है, बट उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म फाइल करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसमें शेयर डाल देंगे, कितना उसका शेयर है। शेयर डालने के बाद हम करेंगे ऐड डिटेल। ऐड डिटेल में पार्टी का नाम डाल के उसका पैन यहाँ पे पैन डालना है और नाम अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल उसकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने उसका परसेंटेज ऑफ शेयर्स डालना है। इसके बाद हमने जाना है ट्रांजैक्शन डिटेल पे। ट्रांजैक्शन डिटेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने उसका पैन आ जाएगा। जो हमने पैन बायर का डाला है, पैन सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई 50 लाख और हमने उसको अमाउंट कितना पे किया है, 60 लाख। तो जो अमाउंट हमने पे किया है वो यहाँ पे आ जाएगा 60 लाख। इसके ऊपर कौन सी डेट पे हमने उसको पेमेंट की है, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ पेमेंट हम क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ पेमेंट यानी कि 31 जुलाई। उसके बाद आता है वेदर सेक्शन 395 एप्लीकेबल और नो। सेक्शन 395 क्या होता है, अगर कोई भी सेलर मान लीजिए उसका इनकम टैक्स कम बनता है, जो एग्जैक्ट उसका टैक्स है, तो वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक लोअर डिडक्शन के लिए, टीडीएस लोअर डिडक्शन के लिए एक सर्टिफिकेट ले सकता है और वो सर्टिफिकेट हमें दे देगा। तो हम उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका रेट ऑफ टैक्स यहाँ मेंशन करेंगे, जो रेट ऑफ टैक्स उसके लोअर सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। बट हम यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद हमारा 1% रेट है, तो 1% का देखिए 60,000 ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद आ जाएगा डेट ऑफ डिडक्शन यानी कि 31 जुलाई, सेम यहाँ पे आ गई। अब यहाँ करेंगे हम ऐड होने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये डिटेल अपने आप इसके अंदर फिल होके आ गई। 60 लाख रुपए के ऊपर 60,000 रुपये। अब हम करेंगे कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे विंडो खुल जाएगी टैक्स पेमेंट के लिए। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम इसकी पेमेंट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, बैंक में जाके भी कर सकते हैं, आरटीजीएस और एनईएफटी से भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इसकी पेमेंट यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है हम वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम मान के चलते हैं कि हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक में सिलेक्ट करने के बाद करेंगे कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे दोबारा से पूरा का पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा। तो आपने अपनी सारे फॉर्म्स की डिटेल को चेक कर लेना है, उसके अमाउंट को चेक कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे पे नाउ के बाद यहाँ पे हम इनकी टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद करेंगे सबमिट टू बैंक में जाने के बाद हमारे पास विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए डेट ऑफ पेमेंट आज की डेट आ गई हमारी, चालान की एक्सपायरी डेट आ गई। इसके बाद हम मान के चलते हैं हमारा रिटेल यूज़र है, इस बैंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी इंटरनेट बैंकिंग की विंडो खुल जाएगी यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड हम डालेंगे। यहाँ जो भी हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो डाल के हम इसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ से एक चालान जनरेट हो जाएगा। अगर वो चालान यहाँ से जनरेट नहीं होता और पेमेंट हो जाती है तो आप जाके शुरू से लॉगिन करके वहाँ पे एक पेमेंट हिस्ट्री में जाके भी अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक टीडीएस की पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ की है और उसके ऊपर टीडीएस काटा है तो इस तरीके से हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से ही हम उसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।